नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट अफेयर पे बात करेंगे और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, जो कि पार्ट 1 के नाम से आप इसको समझ सकते हैं। और साथ में हम लोग इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको भी देखेंगे, और ये ट्राई रहेगा कि क्वेश्चन को हम डिस्कस के साथ ही याद कर लें, बिकॉज उसके साथ जो है रीजन भी इंक्लूड होगा। तो स्टार्ट हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप देखो कि चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन, यानी चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो आप ये देखो, इसकी इम्पोर्टेंस ये है क्वेश्चन की कि मनरेगा का नाम आपने सुना होगा, और मनरेगा में क्या है कि विलेज एरिया में, स्पेशली विलेज एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, और जो भी उसमें एक्टिविटी होती है वो ह्यूमन के लिए होती है, मानव के लिए। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एनिमल के लिए फंक्शन हुआ है, और उस एनिमल का नाम है गोल्डन लंगूर। आप इसको गूगल पे सर्च करके उसका पिक्चर देख लीजिएगा, गोल्डन लंगूर। और गोल्डन लंगूर जो है ये इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहता है, इसलिए आपको कम से कम इसका लोकेशन जानना जरूरी है। इसका लोकेशन है असम। इसका सी राइट आंसर है। यहाँ मैंने आंसर भी इनपुट किया, आप देख सकते हैं कि आंसर सी गोल्डन लंगूर से रिलेटेड है और मनरेगा की एक्टिविटी से ये डिस्कशन में है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि इमिशन गैप रिपोर्ट, जिसको हम कमिटमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, ये किसके थ्रू जो है इशू होता है, यानी कि उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट या प्रतिबद्धता रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कार्बन उत्सर्जन में इंडिया का क्या रैंक है, या फिर फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इसी रिपोर्ट से पता चलती है। तो अभी तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी करता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये अकॉर्डिंग टू इमिशन गैप रिपोर्ट और ऑब्लिक कमिटमेंट रिपोर्ट इंडियाज रैंक इज, यानी कि जो ये रिपोर्ट आई थी इसमें इंडिया की क्या रैंक है। तो आपने मेरे साथ जब क्लास में डिस्कस भी किया था, तो वो रैंक अभी चेंज नहीं हुई है। इस बार के भी रिपोर्ट में इंडिया का जो पोजीशन है वो 4th नंबर पे ही है। बट अगर आप जो एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम में देखो कभी कभी रैंक लगाने को भी दे देता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह की जो रैंकिंग है वो आपसे पूछी जाती है। तो उसकी एक रैंक भी हम साथ में देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारा रैंक है। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, जो कि पहले भी था। सेकंड नंबर पे USA है, थर्ड पे यूरोपीय यूनियन है, एंड 4th नंबर पे इंडिया है। तो ये जो सीरीज है ये अभी चेंज नहीं हुआ है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। साथ में UNEP भी याद रखेंगे, क्योंकि वही इस रिपोर्ट को जारी करता है। 4th नंबर है हमारा ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स विच आर इशूड बाय नीति आयोग, फर्स्ट रैंक अचीव्ड बाय। इसमें देखो एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन इशू करता है, तो नीति आयोग। और बताना है कि इस बार में फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया है। तो इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंस को आप समझो, जिससे आपको ये क्वेश्चन याद रहे। तो आपने देखा होगा कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर वाटर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जो प्योर वाटर की फैसिलिटी है वो सभी जगह नहीं पहुंच पाती है। तो गवर्नमेंट ने कई तरह से बनाए उपाय कि किस तरह से हम उनको फ्रेश वाटर दे सकते हैं। उसी का एक नेक्स्ट ये स्टेप है कि डिफरेंट स्टेट के बीच में कंपटीशन ला देना, ताकि वो अपने स्टेट को प्योर वाटर दें, और जो स्टेट बेस्ट प्योर वाटर देगा उसको जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे रैंकिंग दी जाएगी। ये नीति आयोग ने 2018 से स्टार्ट किया था, और इस साल फर्स्ट पोजीशन इसमें अचीव किया है गुजरात ने। तो आप इसको देख सकते हो कि फ्रेश वाटर प्रोवाइड करने में स्टेट की ये रैंकिंग है। आफ्टर दैट ये आप देख सकते हैं, यहाँ ईयर लिखा हुआ है, 2018 से ये स्टार्ट है। ये 5th नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वेयर वॉज द कंट्री फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इनॉग्रेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। आप देखो कि स्टार्ट में जब इंडिया में ब्लड बैंक बना था, या फिर बोन बैंक है, या इस तरह से और भी जो इस तरह की कंपलसरी फिजिकल जो कहते हैं कि इलाज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसका कंट्री में बैंक बन जाता है। तो आप देखो कि प्लाज्मा का भी एक बैंक बना दिया गया है। और अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लाज्मा का जो बैंक है ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कोविड-19 से ठीक हुए पेशेंट हैं उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो उनकी प्लाज्मा को लेकर के बाकी जो रेस्ट पेशेंट है उनका इलाज किया जाता है। तो ये इस समय एक बिग प्रॉब्लम हो गई है। अब देखो कि मेनी लैक पेशेंट सिर्फ इंडिया में हो गए हैं,
इसलिए प्लाज्मा बैंक को यहाँ इस्टेब्लिश करना एक कंपलसरी स्टेप हो गया था। तो इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है और इसका जो लोकेशन है वो दिल्ली में ही है। फर्स्ट ए इज द राइट आंसर है इसका। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, ये भी कोविड से ही रिलेटेड है। देखो ट्राई ये रहेगा कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में मैं कोविड पे आपका जो है वीडियो बनाऊं, लेकिन फिलहाल जो इम्पोर्टेंट 2-3 क्वेश्चन है उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विच टेस्ट इज बीइंग यूज्ड बाय वेरियस स्टेट इन इंडिया टू चेक कोविड-19। भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा कोविड-19 की जांच हेतु कौन सा टेस्ट प्रयोग किया जा रहा है। तो आप देखो कि आप डेली देखते हो कि किस स्टेट में कितने जो है कोविड के पेशेंट निकले हैं, कितने ठीक हुए हैं। तो ये पेशेंट जो हमें पता चलता है वो इसी टेस्ट के थ्रू पता चलता है। डिफरेंट स्टेट जो है इस टेस्ट का यूज करता है, इसलिए इस टेस्ट का नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये टेस्ट मैंने देखा है कि बहुत कम न्यूज़ में रहा है। इसका नाम है ट्रू नेट टेस्ट। ये इसका ए राइट आंसर है, आप इसको याद रखोगे। 6 नंबर ए। आफ्टर दैट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं कि बायोफ्यूल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी इज कॉल्ड। देखो बायोफ्यूल जब स्टार्ट हुआ था तो आप देखो कि इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें अच्छी थी और राजस्थान ने काफ़ी अच्छा इसमें रोल प्ले किया था स्टार्ट में, और ये डिफरेंट एग्जामों में पूछा भी गया था। बट अभी क्या है कि बायोफ्यूल पे एक फंक्शन केरला में हो रहा है और काफ़ी मतलब कहा जा रहा है कि फ्यूचर में ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो इसलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ये एल्गी से अगर बायोफ्यूल बनता है तो इसको हम 3rd जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। इसका बी राइट आंसर है। और केरला में ये अभी एक्टिविटी चल रही है, तो इससे रिलेटेड देखो ये पिक्चर मैंने एक इनपुट किया है। ये एल्गी से बायोफ्यूल जो बन रहा है उसका एक सीन है। इसको शायद आप देखो तो आपके दिमाग में ये रहे कि ये 3rd जनरेशन से रिलेटेड है। बायोफ्यूल 3rd जनरेशन, इसको आप याद रखोगे। विच आर क्रिएट बाय एल्गी। 4th नंबर है इन विच टाइगर रिजर्व हैव मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ टाइगर। तो आप इसमें देखो कि इससे रिलेटेड मेनी फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक जो है आप देखो कि इंडिया ने 2022 तक टाइगर डबलिंग का टारगेट बनाया था, यानी जितने भी हमारे यहाँ टाइगर हैं उसको डबल कर देना है। और इंडिया ने इस टारगेट को बिफोर 3 ईयर जो है कंप्लीट कर लिया है। मीनिंग ये है कि 2019 में इंडिया ने अपने टाइगर डबलिंग जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर दिया था, और ये एक अचीवमेंट था। इसलिए इस अचीवमेंट को खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसको मीडिया के सामने प्रेजेंट किया था। तो उसमें आपने देखा होगा कि टाइगर स्टेट का जो दर्जा है वो एमपी को दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिकॉर्ड थे। वर्ल्ड में 70% से ज़्यादा टाइगर इंडिया में ही है। तो ये सभी फैक्ट आप जानते हो, बट डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कम हमें सुनने में दिखाई देता है, या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम देखते हो। तो ये ए इसका राइट आंसर है, कॉर्बेट, जिसको आप जिम कॉर्बेट भी कहते हो। यहाँ पर टाइगर रिजर्व की जो डेंसिटी है, सॉरी टाइगर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है यहाँ पे। ए इसका राइट आंसर है। ये कॉर्बेट का एक सीन है, आप इसको देख सकते हो, जिससे कि थोड़ा आपके दिमाग में बना रहे कि जिम कॉर्बेट में टाइगर डेंसिटी मैक्सिमम है। अगर आपसे ये कहे कि नंबर ऑफ टाइगर कहाँ पे हैं तो आप वहाँ एमपी करोगे, बट स्टेट की बात करें तो एमपी करोगे, बट किसी पर्टिकुलर किसी टाइगर रिजर्व की बात करोगे मैक्सिमम डेंसिटी में तो वो जिम कॉर्बेट होगा। ये 9th नंबर क्वेश्चन है। इन विच सिटी इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम वॉज हेल्ड। अगर आपके सिलेबस में इन्वायरमेंट है तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये 2 वे में जो है इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ये है कि क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो फार्मिंग हम करेंगे, फार्मिंग से मतलब है कि वही एग्रीकल्चर वगैरह किस तरह से करेंगे जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है सीन है। सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसका हम आंसर ले लेते हैं कि ये प्रोग्राम कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। आप जानते हो कि दिल्ली में अगर ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पे कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये आप आंसर ए याद रखोगे। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट ये है
इस मीटिंग में बिमस्टेक को बुलाया गया था। बिमस्टेक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपने देखा होगा जब उरी अटैक हुआ था एंड कुछ सिचुएशन में हमारे 40 जवान मारे जो गए थे, उसके बाद पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब होने की वजह से हमने सार्क पे फोकस करना ये छोड़ दिया था, उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं और उसकी जगह पे बिमस्टेक को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस मीटिंग में बिमस्टेक को ही बुलाया गया था, तो उस वे में भी ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। त्रिलोकी चंद ने इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज किया था। ये बस आप ऐसे जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए याद रख सकते हैं। राइट, इसके बाद आप देखो 10th नंबर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट कोरल रीफ इज। परवाल भित्ति की रक्षा के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो देखो इसमें आपको थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन होगी वो एक एक सॉल्व कर लो। जैसे कि सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन ये कौन सा सनस्क्रीन है जिसको उसने बैन कर लिया है? तो ये नॉर्मल वही सनस्क्रीन है जो हम अपने हाथों में लगा लेते हैं, जिससे हमें सनलाइट से थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, हमारा स्किन खराब कम होता है। बट फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में इसको काफ़ी डेंजरस बताया गया था। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट को काफ़ी प्रमाणित माना गया और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये स्क्रीन जब हम हाथों को धोते हैं तो ये यहाँ से होते हुए रिवर होते हुए ओशियन में जाता है और ओशियन में एवरी ईयर 14 टन सनस्क्रीन पहुँच जाता है। और सनस्क्रीन का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है इसको लेकर के, कोरल रीफ को लेकर के। कोरल रीफ को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और जानते हो कि कोरल रीफ को अगर इफेक्ट हो जाता है तो हमारी पूरी ओशियन जो डाइवर्सिटी है वो प्रभावित हो सकती है। और एक ऐसा कंट्री है जो इसको काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है, या कह सकते हैं कि उसका इन्वायरमेंट इसी के बेस पर बना हुआ है, तो उसने जो है इस पर बैन कर दिया है पूरी तरह से। इस कंट्री का नाम है पलायू, ये आप देख सकते हो। और इसने काफ़ी कड़े नियम बनाया है, जैसे कि सपोज करो कोई फॉरेनर आता है, अगर उसके पास सनस्क्रीन है तो उसको जो है जब्त कर ली जाएगी। साथ ही अगर वहाँ कोई रिटेलर है उसको सेल करते हुए पकड़ा गया तो $1000 का जो है पनिशमेंट रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पलायू को आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है ज़रूर इनपुट किए जाते हैं जो नेचुरल भी हो और थोड़े से किसी स्मॉल आइलैंड से रिलेटेड होता है। इसका डी राइट आंसर है पलायू। ये यहाँ का सीन है पलायू का, आप देख सकते हैं। ये अभी अपर साइड है, लेकिन ओशियन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की डाइवर्सिटी वहाँ पे पाई जाती है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है ये कोरल रीफ के बारे में कि कोरल रीफ जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और साथ में 200 से 250 फीट की गहराई पे रहता है। तो आप जानते हो कि जो सनस्क्रीन है वो ज़्यादातर इतनी ही डेप्थ तक पहुंचता है और इनको जो है हार्मफुल करता है। तो ये जो टॉपिक आपने देखा ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कम क्वेश्चन है लेकिन ये ज़रूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसको देखो, या तो आप PDF के थ्रू ले सकते हो या फिर मैं ट्राई करता हूँ कि आपको वीडियो के थ्रू जो है आपको उपलब्ध करा दूँ। और अभी हाल ही में देखो नियरेस्ट में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे आप देख सकते हो कि आपका RO का एग्ज़ाम है, UGC नेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, UPPCS होने वाला है, या विद इन 1 ईयर में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको जो है देखेंगे, अपने फ्रेंड तक भी पहुँचाएँगे और आशा रखता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। थैंक यू।